नमस्कार, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है लाभों का निस्तारण एवं लाभों का पूंजीकरण, यानी कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में मैंने इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था उसमें लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में जनरल एंट्रीज आपको बताई थी। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से उसकी हेल्प से देखेंगे किस प्रकार हमें एंट्रीज पास करनी है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन शो हो रहा है। रमन लिमिटेड को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2019-20 के लिए 98 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है अर्न किया है। पिछले साल से जो बैलेंस आगे लाया गया दैट इज़ 2,80,000। डायरेक्टर्स ने 20 लाख रुपीज़ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में ट्रांसफ़र करे हैं और 25 लाख रुपीज़ जो हैं वो उन्होंने प्लांट पुनर्स्थापित संचय में ट्रांसफ़र करे हैं। दे ऑल्सो रिकमेंडेड एज फॉलोज। इसके अलावा रिकमेंडेशन जो हुई है, प्रस्ताव जो है वो देखिए, स्पेसिफिक रिजर्व फंड में 10 लाख। देन सेकेंड पॉइंट में इसी में आपको बता रखा है 4% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर टू एम्प्लॉयज़, बोनस एज अ बोनस 4% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर टू एम्प्लॉयज़, 4% करंट ईयर के लाभों का एज बोनस कर्मचारियों को। फिर अगला रिकमेंडेशन है टू डिक्लेयर अ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर द 8% फॉर द ईयर 8% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंटिंग ₹1 करोड़। 1 करोड़ पर 8% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। और दूसरा है आपको 1 करोड़ 20 लाख की अमाउंट पर फाइनल डिविडेंड 10% इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा डायरेक्टर्स हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन जुलाई 25, 2019 एन इंटरिम डिविडेंड एट 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल बाय ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अलग खाता खोलकर डायरेक्टर्स ने 25 जुलाई 2019 को 5% की रेट से अंतरिम यानी इंटरिम डिविडेंड का भुगतान किया है। देन 28 जून 2020 को शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग में सारे प्रपोजल्स को जो है स्वीकृत कर लिया गया, जिसमें कि प्रपोज डिविडेंड से संबंधित प्रपोजल को भी स्वीकार कर लिया गया। 2 जुलाई 2020 को डिविडेंड की पेमेंट के लिए एक अलग बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाया गया। इसी दिन लाभांश अधिपत्र यानी डिविडेंड वारंट भी भेजे गए। एक शेयर होल्डर जिसके पास 50,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स हैं उसने अपने डिविडेंड का भुगतान 28 जुलाई 2020 तक नहीं लिया और ना मांगी गई लाभांश की राशि को 4 अगस्त 2020 को अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया गया। आपको ईयर 2019 और ईयर 2020 के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी है और 31 मार्च 2020 को ख़त्म होने वाले ईयर के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L से प्रॉफिट्स के एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन के लिए टिप्पणी यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स को तैयार करना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की जो रेट है वो है 29.12%। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन में दी होती है और वैसे भी आप जानते ही हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ये हमारी जो रेट है वो 29.12% ही है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले 25 जुलाई 2019 अंतरिम लाभांश का जो भुगतान किया गया है उसकी एंट्री कर रहे हैं। अंतरिम लाभांश यानी कि इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इसके लिए अलग से बैंक खाता खोला गया है, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 करोड़ 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5% की रेट से इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट करी गई है, तो ये 6 लाख रुपये आपका फर्स्ट एंट्री की अमाउंट हो जाएगी। देन इसी पर टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पे करना है। सेम डेट को आप कर दीजिए टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड पेड एट द रेट ऑफ 29.12%, ठीक है। तो 2019-20 के लिए जो लाभांश की पर टैक्स की दर है वो 29.12% है और क्वेश्चन में दे भी रखी है। तो इसके बाद आपको थर्ड एंट्री पास करनी है, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट।
पहली एंट्री अलग से बैंक खाता खोलने की, दूसरी इंटरिम डिविडेंड पर टैक्स पे करने की, और तीसरी इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट की। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट 6 लाख। तो ये आपकी अंतरिम लाभांश से संबंधित एंट्रीज़ हो गई। 2019-20 के अंदर ये एंट्रीज़ आपकी 3 एंट्रीज़ थी। इसके बाद 2020 के मार्च 31 को आपको इस इंटरिम डिविडेंड और टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड को सरप्लस से चार्ज करना है। तो सरप्लस डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट टू टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बीइंग इंटरिम डिविडेंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सरप्लस में ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, तो ये आपको दिखा देना है यहाँ पर। देन मार्च 31 को अगेन सरप्लस से आपको सरप्लस में आपको डेबिट करने हैं जो एडिशंस रिजर्व्स में किए गए या जो ट्रांसफ़र रिजर्व्स में किए गए वो सारे। तो आपको ये दे रखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन में ही, कि डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व जो है इसके अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है। कितना करना है ऊपर ही दे रखा था एक्चुअली, 20 लाख रुपीज़। देन टू प्लांट री इंस्टेटमेंट रिजर्व, प्लांट पुनर्स्थापित जो संचय है उसमें 25 लाख 25 लाख। देन टू प्रपोज्ड एडिशन टू स्पेशल रिजर्व फंड, ये भी आपको जो ये प्रपोज्ड थे उसमें 3 पॉइंट्स थे। प्रपोजल्स का पहला पॉइंट है ये 10 लाख, एक विशेष संचय में बताया था आपको, तो ये 10 लाख आ जाएगा। देन चालू वर्षों के लाभ के 4% के बराबर, चालू वर्ष यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन में दे रखा था 98 लाख, उसका 4% 3,92,000। तो ये चारों चीज़ें आपको सरप्लस में डेबिट करनी है। सरप्लस डेबिट 58,92,000 इनके टोटल से डेबिट कीजिए सरप्लस को। और टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, टू प्लांट इंस्टेटमेंट रिजर्व, टू प्रपोज्ड एडिशन टू स्पेशल रिजर्व फंड एंड टू प्रपोज्ड बोनस टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट। तो ये आपको चारों चीज़ें इसमें दिखा देनी है, सरप्लस को डेबिट कर देना है इनके जोड़ से। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि पहले क्या होता था कि जब डिविडेंड को प्रपोज किया जाता था उस समय एंट्री पास की जाती थी सरप्लस को डेबिट करते हुए, लेकिन अब 2017 के बाद में थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर 2017 ऑनवर्ड्स क्या हो गया है कि प्रपोज्ड डिविडेंड को जब हम प्रपोज करते हैं डिविडेंड को तब हम उसको डायरेक्ट सरप्लस में डेबिट नहीं करते। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 4 है ना उसके अंदर कंटिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को 1 अप्रैल 2017 से इसको संशोधित किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसके अंदर क्या बताया है कि यदि कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाने की डेट के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स को जारी करने की स्वीकृति से पहले शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड घोषित करती है तो कंपनी ऐसे डिविडेंड को बैलेंस शीट की डेट को लायबिलिटी के रूप में मान्यता नहीं देगी, क्योंकि उस समय तो कोई दायित्व उत्पन्न ही नहीं हुआ, कोई भी दायित्व पैदा हुआ ही नहीं। तो ऐसे लाभांश को, ऐसे डिविडेंड को जब हम प्रपोज करते हैं तब हम उसको लायबिलिटी नहीं मानते हैं, उससे हम खातों के लिए नोट यानी नोट्स टू अकाउंट के अंतर्गत कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे बिलो द बैलेंस शीट। जब हम इसको प्रपोज करेंगे तब हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। और इस प्रपोज डिविडेंड का लेखा जो है बुक्स में शेयर होल्डर्स के द्वारा AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में इसकी स्वीकृति या डिक्लेरेशन के बाद ही किया जाएगा। और AGM जो क्या होती है, ये फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नोट्स टू अकाउंट्स में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड को दिखाना है जब तक कि इसकी डिक्लेरेशन नहीं होती है, और जब इसकी डिक्लेरेशन होगी तभी हम इसको सरप्लस में डेबिट करेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये जब मैंने आपको जनरल एंट्रीज पिछले वीडियो में भी शेयर करी थी उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। वहाँ मैंने एंट्री बताई थी डिविडेंड को प्रपोज करते समय, तो अभी डिविडेंड को प्रपोज करते समय तो कोई एंट्री पास नहीं करनी। जब प्रपोज डिविडेंड की डिक्लेरेशन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रही है जून 28 को, तो एंट्री भी हमने जून 28 को ही पास करनी है सरप्लस को डेबिट करते हुए, ना कि मार्च 31 जब डिविडेंड को प्रपोज किया गया। तो ये लेटेस्ट चेंज है आपको जो अकोमोडेट करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मार्च 31 को प्रपोज किया गया था डिविडेंड, लेकिन इसकी मार्च 31 को एंट्री नहीं होगी। एंट्री होगी जो इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर, या दूसरे शब्दों में कहूँ डिविडेंड की घोषणा यानी डिक्लेरेशन पर। तो सरप्लस डेबिट
2 proposed preferential dividend, 2 proposed tax on preferential dividend, 2 proposed equity share dividend and 2 proposed tax on equity share dividend। ये मैं आपको बता चुकी हूँ 29.12 की दर से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाना ही लगाना है। तो सरप्लस को डेबिट कीजिए ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन जून 28 और इन चारों को आप क्रेडिट कीजिए 8 लाख से प्रेफरेंशियल डिविडेंड को 8 लाख पर 29.12%, 2,32,960। देन प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड, ये आपको बता रखा था 1,20,00,000 की शेयर कैपिटल पर 10% की दर से 12 लाख और उस पर 12 लाख पर 29.12%, 3,49,440। इन चारों का टोटल 25,82,400 से आप सरप्लस को डेबिट करेंगे। देन जो भी प्रपोजल्स थे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी हम। जो मार्च 31 को प्रपोज्ड एडिशन था स्पेसिफिक रिजर्व स्पेशल रिजर्व में, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। बीइंग प्रपोजल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू स्पेशल रिजर्व एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड की एंट्री के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको आपने ऊपर क्रेडिट किया है प्रपोज करते समय उसी को आप डेबिट कीजिए। लाइक प्रपोज एडिशन टू स्पेसिफिक रिजर्व को आपने ऊपर क्रेडिट किया था 10 लाख से, अभी आप उसको डेबिट कीजिए। प्रपोज्ड एडिशन टू स्पेसिफिक रिजर्व फंड डेबिट टू प्रपोज शब्द को हटा दीजिए क्योंकि एक्सेप्ट हो गया टू स्पेसिफिक रिजर्व फंड 10 लाख। देन जून 28 प्रपोज्ड बोनस टू एम्प्लॉयज़, सेम ऊपर आपने इसको क्रेडिट किया था, अभी आप इसको डेबिट कीजिए टू बोनस टू एम्प्लॉयज़ 3,92,000 बीइंग प्रपोजल एक्सेप्टेड। अब जून 28 को आपको डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल, क्योंकि जून 28 को ही दोनों एंट्रीज पास करनी है। प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड डेबिट, प्रपोज्ड टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड डेबिट टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड टू टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपने ऊपर जो एंट्री अभी करी थी उसमें क्या था, प्रपोज करने का, तो प्रपोज की एंट्री भी जून 28 को की जाएगी और एक्सेप्टेंस की भी एंट्री जून 28 को ही की जाएगी, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी दिन। तो प्रपोज प्रेफरेंशियल डिविडेंड डेबिट होगा 8 लाख से। प्रपोज टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ऊपर आपने इन दोनों को क्रेडिट किया है, दूसरा टैक्स होगा 2,32,960 से, ऊपर क्रेडिट था यहाँ डेबिट, और इन्हीं दोनों को आपने क्रेडिट कर देना है प्रपोज्ड शब्द हटाकर टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड टू टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी जून 28 को ही सेम जैसे अभी प्रेफरेंस शेयर की है उसी तरह से इक्विटी शेयर के लिए कीजिए। प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड 12 लाख, प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड 349,440, टू इक्विटी शेयर डिविडेंड 12 लाख, टू टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड। अब हमने इन दोनों में ऊपर प्रपोज शब्द को हटाकर एज इट इज़ लिख दिया है 12 लाख और 349,440। डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल, ये आपको एक ही डेट में एंट्रीज करनी है, जून 28 को ही, प्रपोजल की भी और एक्सेप्टेड की भी, डिक्लेरेशन की भी, यानी 31 मार्च को नहीं करनी, जून 28 को ही दोनों एंट्रीज करनी है। अब जुलाई 2 को बोनस टू एम्प्लॉयज़ जो था उसको पे कर दिया गया है। बोनस टू एम्प्लॉयज़ जो अब ऊपर हमने 3,92,000 अमाउंट कैलकुलेट करी थी, टू बैंक कर दीजिए 3,92,000। देन जुलाई 2 को अभी आपको एक अलग बैंक खाता खोलने का भी क्वेश्चन में दे रखा था कि 2 जुलाई को एक अलग खाता खोल करके भुगतान किया गया। तो 2 जुलाई को डिविडेंड बैंक टू बैंक, टोटल डिविडेंड आपका 12 लाख इक्विटी शेयर्स का था और 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का, तो 20 लाख से आप ये खाता खोलेंगे। सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर पेमेंट ऑफ बोथ डिविडेंड्स। देन अब जुलाई 2 को ही आप इन दोनों के जो टैक्सेस थे उनके पेमेंट कर दीजिए। टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट, टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड डेबिट टू बैंक। ये आपने ऊपर 29.12 की रेट से जो डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स निकाले थे वो आप ले लीजिए, 2,32,960 और 349,440, टोटल 5,82,400। तो ये आपका जुलाई 2 को ही टैक्स की पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। देन अब आपने डिविडेंड वारंट्स जब जारी किए हैं, डिविडेंड वारंट की एंट्री उसी प्रकार होती है जैसे पेमेंट की एंट्री होती है। जुलाई 2 को ही डिविडेंड वारंट जारी किए गए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, बीइंग चेक्स और वारंट्स इशूड फॉर डिविडेंड 8 लाख, 12 लाख एंड 20 लाख। तो ये आपकी डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री होगी जुलाई 2 को। इसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जुलाई 28 तक एक शेयर होल्डर जिसके पास 50,000 रुपये के सामान्य अंश थे, यानी 10% की दर से उसका डिविडेंड बनता था 5,000, उसका भुगतान उसने नहीं लिया। तो यानी कि हमारे डिविडेंड बैंक अकाउंट में 5,000 अभी होंगे
एंट्री होगी अनक्लेम्ड डिविडेंड के रिगार्डिंग, ये मैं पहले बता चुकी हूँ एंट्रीज। डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट 5,000 50,000 पर 10%। अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹5,000 ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। और देन सेक्शन 124 सब सेक्शन 1 के अनुसार मैं आपको एंट्रीज में भी बता चुकी हूँ कि इस राशि को एक अलग बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है। अगस्त 4 को आपको बता रखा है कि इस अनक्लेम्ड डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया गया। तो अनपेड डिविडेंड बैंक में जमा करवाया तो उसको डेबिट कीजिए, और टू डिविडेंड बैंक 5,000, ठीक है। बीइंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 124 सब सेक्शन 1। तो ये था आपका जनरल एंट्रीज का प्रोसीजर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंट्री शेयर करी थी उसमें, और यहाँ थोड़ा सा अंतर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ मैंने नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि 2017 के बाद से डिविडेंड को प्रपोज करते हैं जब हम, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस जो डिक्लेरेशन है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होती है, तो उसको हमें नेक्स्ट ईयर में दिखाना होगा। और जिस ईयर में इसका प्रपोज इसको किया गया है डिविडेंड को, उस ईयर में इसको हम कंटिंजेंसीज में दिखाएंगे बिलो बैलेंस शीट। अभी आप देखिएगा, अभी इसमें आपको पता चल जाएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है अभी हमें, टू बी अनेक्स टू द बैलेंस शीट ऑफ रामन लिमिटेड। तो सरप्लस, इसमें एक सरप्लस के नाम से इस तरह का स्टेटमेंट बनाया जाता है, या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, कि हम बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट कैरी करेंगे। पहले इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता था, पर अब 2011 के बाद से इस सरप्लस की फॉर्मेट में इसी तरह से एक टेबल स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें दिखाते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर 2019-20। तो ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को ख़त्म होने वाले साल, यानी कि 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था, फर्स्ट लाइन में 98 लाख। ऐड कीजिए इसमें पिछले साल से आगे लाया गया लाभ जो कि 2,80,000 है, ऐड कर दीजिए तो 1,80,00,000 आपके पास कुल लाभ उपलब्ध है। बेसिकली सरप्लस में हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि हमें जो प्रॉफिट्स का एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन करना है वो इसी के अंदर ही करना है। तो एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन, जो लाभों का आपने यूज़ करा, जो निपटारा किया, जो निस्तारण किया, वो किस किस प्रकार किया, तो लेस कीजिए। इंटरिम डिविडेंड 6 लाख, टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड 1,74,720, ट्रांसफर टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 20 लाख, ट्रांसफर टू प्लांट रीइंस्टेटमेंट रिजर्व 25 लाख, प्रपोज्ड एडिशन टू स्पेशल रिजर्व फंड 10 लाख और प्रपोज्ड बोनस टू एम्प्लॉयज़ 3,92,000। इन सब का टोटल आपका 66,66,720। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रेफरेंस ऑन इक्विटी और उनके ऊपर टैक्स को क्यों नहीं दिखाया, तो वही चीज़ मैंने आपको भी बताई है। 1 अप्रैल 2017 के बाद से चूँकि 2019-20 में केवल इसको प्रपोज किया गया था डिविडेंड को, इसका भुगतान अगले साल किया जाएगा, क्योंकि इसका जो डिक्लेरेशन है या जो AGM होगी कंपनी की शेयर होल्डर्स के द्वारा इस प्रपोजल को जो स्वीकार किया जाएगा वो अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, तो दायित्व भी तभी उत्पन्न होगा, ना कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में। तो इसलिए इसको यहाँ नहीं दिखाते हैं, इसको हम नीचे दिखाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप इसको घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट 34,13,280। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। तो नोट्स टू अकाउंट्स में टू बी शोन बिलो द बैलेंस शीट के नीचे एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रपोज प्रेफरेंशियल डिविडेंड 8 लाख, प्रपोज टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2,32,960, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड 12 लाख और प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड 3,49,440। तो अब आपके पास ये आ गया 25,82,400। इसको आप कंटिंजेंट लायबिलिटी या आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे लाभांश को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में इसको मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि इस समय तो कोई दायित्व पैदा हो ही नहीं रहा। ठीक है, और AGM होगी नेक्स्ट ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको अभी हम यहाँ पर इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स अभी और भी देख लेंगे ताकि और भी अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आप इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा से करके देखिए, मैं इसका PDF भी शेयर कर दूँगी आपको, उसको आप देख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।